चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 को ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 1 से लेके 6 तक कंप्लीट है हमारा। इलस्ट्रेशन 1 भी कंप्लीट है और 6 तक सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब यहाँ पे 7 से हम स्टार्ट करते हैं, जितने भी बाकी एक के बाद एक कंप्लीट करते जाएंगे। अब यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं है सीक्वेंस में, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं सारे। तो अब मुझे बस सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने और कुछ नहीं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है ज़रा देखिए ज़रा, एक बार के लिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 को देख लेते हैं, ठीक है। कहता है कि वी लिमिटेड, वेनस लिमिटेड है, हम शॉर्ट में इसे वी लिमिटेड कह देते हैं, कि वे लिमिटेड जो है वो प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002। और इन्हें नीचे कुछ ट्रीटमेंट दिखी है जिसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसने कहा कि सर कंपनी हैज कंप्लीटेड बिग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कॉस्ट जो है 2,40,000। कितना है सर? कॉस्ट 2,40,000। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगी है 2,40,000। और कहता है कि द फाइनेंस डायरेक्टर जो है हैज़ ऑथोराइज द कैंपेन, एंड कहता है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया उसकी वजह से 5 लाख रुपए का एडिशनल प्रॉफिट हो सकता है नेक्स्ट 3 ईयर्स में। तो एडवर्टाइजमेंट का हमें फ़ायदा होने वाला है, ये कहना चाहता है क्या है सर, ये डायरेक्टर। अच्छा, लास्ट में कुछ क्वेश्चन ने पूछा होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो वो लास्ट का सबसे पहले वर्ड समझ लेते क्या है। कहता है कि व्हाट अमाउंट, वर्ड लिखा गया कि व्हाट अमाउंट शुड अपीयर एज असेट इन, आपके पास में वी लिमिटेड वेनस लिमिटेड बैलेंस शीट। अच्छा, तो सिंपली ये आपको पूछा जा रहा है कि असेट कैलकुलेट, असेट कंसिडर करना है या फिर नहीं, अमाउंट को बस इतना पूछा है। क्या उसे असेट कंसिडर करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे या फिर नहीं, ठीक है, सिंपली इतना पूछा है। अगर नहीं तो पीएनएल में जाने वाला है, ठीक है, तो वो आपको समझाना है बस, और कुछ नहीं। तो मुझे ये बताइए कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,40,000 किया है, जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होने वाला है 5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड। तो क्या इस चीज़ को आप एज ए इनटेंजिबल असेट दिखाएंगे? तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि सर एडवर्टाइजमेंट, मेंटेनेंस एक्सपेंस, या फिर ऐसे जो भी आपके पास में जैसे कि इनोग्रेशन एक्सपेंस हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंस जो है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। ऑलवेज आपके पास में पीएनएल, ऑलवेज, देखना ही नहीं है कुछ, ऑलवेज आपके पास में पीएनएल में, ठीक है। तो ऑलवेज आपके पास में पीएनएल, तो पहला पॉइंट तो कैपिटलाइज होने वाला नहीं है। वो कहाँ पे जाएगा सर? पीएनएल अकाउंट। कहाँ पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट तो आपके पास में कहाँ है? सिर्फ पीएनएल। 2,40,000 जो 2,40,000 का है वो कहाँ पे जाएगा सर? आपके पास में पीएनएल में, कैपिटलाइज नहीं होगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अच्छा, ओके। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखिए। मैंने कहा सर पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि सर एक न्यू प्रोडक्ट है, वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड एक्सपेंडिचर जो किया गया है उसका एग्रीगेट 1,50,000 है। टोटल हमने एक प्रोडक्ट नया डेवलप किया है और उस पर एक्सपेंडिचर कितना किया है? 1,50,000 टोटल। एग्रीगेट उसने कहा, एग्रीगेट मतलब टोटल। कहते हैं 1,50,000 का टोटल उस पर खर्चा किया है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि ऑफ विच, मतलब 1,50,000 में से 1,00,000 रुपीज वॉज इनकर्ड प्रायर टू 13 सितंबर 2001, ठीक है, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले का खर्चा है 1,00,000 रुपए। तो 150 है, उसके दो पार्ट है, पहला 1,00,000 रुपए और दूसरा रिमेनिंग अमाउंट होगा। तो कहता है 1,00,000 रुपए जो खर्चा किया है वो 30 सितंबर 2001 से पहले किया है, ठीक है। बाकी का तो कहता है द डेट ऑन विच इट बिकम क्लियर डेट प्रोडक्ट वॉज टेक्निकली विजिबल। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। कहते हैं कि टोटल खर्चा कितना हुआ है? 1,50,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1,50,000 का टोटल खर्चा हुआ है, 1,50,000। अब 1,50,000 में से दो पार्ट कर दिए इन लोगों ने। कहते हैं पहला खर्चा हुआ है 1,00,000 रुपीज़ का, कहते हैं अप टू 13 सितंबर, मतलब 13 से सितंबर तक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया टू 13 सितंबर। तो 13 सितंबर तक 1,00,000 रुपए का खर्चा हुआ है।
और फिर कहता है कि न्यू प्रोडक्ट जो है विल बी लॉन्च इन नेक्स्ट 4 मंथ एंड रिकवरेबल अमाउंट जो है इज एस्टिमेटेड 70,000। ठीक है, वर्ड लिखा हुआ है रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 इसके अलावा कुछ यहाँ पे कहता है क्या, देख लेते एक बार के लिए, नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 इतना ही है। तो कहता है कि सर 1 लाख रुपए 13 सितंबर से पहले, तो मुझे बताइए रिमेनिंग 50,000 उसके बाद होंगे। सिंपल सा मतलब है। ऐसा तो फाउंडेशन में आप जो है मैथ्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते थे कि सर अगर 1 लाख रुपए 30 सितंबर से पहले का है तो रिमेनिंग खर्चा 30 सितंबर के बाद का होगा। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है। अब यहाँ पे इसके बाद इसने पॉइंट क्या कहा था, इसके बाद इसने पॉइंट कहा था कि 13 सितंबर से पहले का खर्चा कितना, 1 लाख रुपए। और तुरंत ये भी कहा कि ये वो डेट है, 13 सितंबर वो डेट है, कहता है कि द डेट ऑन विच, 13 सितंबर वो डेट है जिस दिन टेक्निकल विजिबिलिटी हुई थी। अब याद करिए कि मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था। कब सर, लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ाया था कि जब टेक्निकल विजिबिलिटी है, मैंने आपको कौन सा पॉइंट पढ़ाया, मैंने कहा था कि सर आपके पास में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या फिर कुछ ऐसी असेट्स हैं जिसे आपको कंसीडर करनी है। और वहाँ पे मैंने आपको 2 फेजेस बताए थे, एक रिसर्च और डेवलपमेंट। उस टाइम पे मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि सर टेक्निकल विजिबिलिटी कंप्लीट हो, कंप्लीशन हो जाए, उसके बाद ही डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है। जब तक टेक्निकल विजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है तो वो रिसर्च फेज ही माना जाएगा और वो अमाउंट पीएनएल में जाएगा। ये मैंने क्लियरली आपको बताया था, क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि 13 सितंबर वो डेट है जिस दिन टेक्निकल विजिबिलिटी हुई। मतलब उससे पहले तो कभी टेक्निकल विजिबिलिटी थी ही नहीं। तो उससे पहले का जो भी अमाउंट है वो कहाँ जाएगा सर, पीएनएल में जाएगा। कहाँ जाएगा सर, पीएनएल। तो 1 लाख रुपए कहाँ है, पीएनएल में है। क्या कैपिटलाइज हो गए, कभी नहीं होंगे, क्योंकि टेक्निकल विजिबिलिटी कब आई है, 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर तक का जो भी खर्चा है, उसने खुद कहा है कि 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए कहाँ होगा सर, पीएनएल में होगा। और रिमेनिंग, रिमेनिंग ऑब्वियसली कैपिटलाइज होगा क्योंकि उसके बाद हुआ है, जब टेक्निकल विजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद का खर्चा तो मैं उसे क्या कहते हैं सर, डेवलपमेंट फेज है। अगर वो डेवलपमेंट फेज है तो वो तो कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्यों होगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज है। जब विजिबिलिटी कंप्लीट हो गई टेक्निकल, इसका मतलब है कि प्लान कंप्लीट हो गया आपका पूरे का पूरा, अब आप उसे डेवलप करेंगे। तो कहता है कि वो आपके पास में कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो असेट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, क्या 1,50,000 मानी जाएगी, आंसर इज नो सर। जितना कैपिटलाइज होगा वही अमाउंट है, 1 लाख तो पीएनएल में जाने वाला है। तो ये जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, मुझे ये बताइए सिंपली तरीके से। प्रोडक्ट की कैरिंग वैल्यू, प्रोडक्ट की कैरिंग अमाउंट या फिर कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, मुझे बताइए। क्या 1,50,000 होगी सर, नो। क्या 1 लाख होगी सर, नहीं। 1 लाख तो पीएनएल में जाने वाला है, 1 लाख तो हमें कैपिटलाइज करना ही नहीं है। सर कैरिंग वैल्यू का मतलब है कितनी अमाउंट कैपिटलाइज होगी, वो वैल्यू मतलब कैरिंग वैल्यू। तो कहता है 1,50,000 नहीं है वैल्यू, ध्यान रहे। खर्चा भले ही 1,50,000 किया है लेकिन वैल्यू कितनी मानी जाएगी, कैरिंग वैल्यू 50, जितनी कैपिटलाइज हो सकती है एज पर इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट। तो प्रोडक्ट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 50,000, 50,000 रुपीज ओनली, नॉट 1,50,000, नॉट 1 लाख, ओनली 50,000 इज योर कैरिंग वैल्यू। और कहते हैं कि सर ये जो न्यू प्रोडक्ट है, आपने ये इस पे खर्चा किया 1,50,000 का, जिसमें से 50,000 कैपिटलाइज हुआ, मतलब कि वैल्यू 50,000 मानी गई, उसकी रिकवरेबल अमाउंट दी गई है। ये पॉइंट के लिए मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था। वैसे कंसेप्ट तो छोटा सा था लेकिन पढ़ाया मैंने ज़्यादा, इसलिए क्योंकि इंडेक्स 36 में कुछ चीज़ें याद आ जाए। तो कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार फेयर वैल्यू अमाउंट नहीं दिया है, रिकवरेबल अमाउंट है। और ये वर्ड देते ही मुझे ये समझ आता है कि ये कंसेप्ट जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस का है। फेयर वैल्यू होता तो रीवैल्यूएशन मॉडल होता, बट ये रिकवरेबल वैल्यू है, इसका मतलब कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट वाज यूज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। वो कितना है, कहता है 70,000।
तो 70,000 हो गया आपके पास में। तो ये आपके पास में कितना है सर, RV रिकवरेबल वैल्यू, या फिर RA लिख सकते हैं रिकवरेबल अमाउंट, वो 70,000 है। अब मुझे बताइए, क्या इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट जो यहाँ पे अप्लाई होगा, क्या इसे कंसिडर करेगा इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट? आंसर इज नो सर, सिंपली ये कहेगा इग्नोर करना है। क्यों सर? क्योंकि सर असेट की वैल्यू कितनी मानी जा रही है, 50,000, जबकि रिकवरेबल वैल्यू तो उससे ज़्यादा है, तो कोई लॉस ही नहीं है। जब लॉस नहीं है तो इम्पेयरमेंट लॉस तो सिंपली कंसेप्ट क्या कहता है सर, इग्नोर करो, खत्म। मतलब सर असेट 50 में ही दिखेगा, आंसर इज यस सर। मतलब सर ये 70,000 का कोई रोल नहीं है, नहीं है। अगर हाँ 50,000 से कम होता तो यहाँ पे रोल आ जाता, बट यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और कम होता तो क्या रोल होता, उसकी जनरलिटी भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। इंडेक्स 36 में तो आप मेरे साथ और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इतना सब पढ़ाने के लिए मैंने वो कंसेप्ट पढ़ा है पूरे का पूरा। इस कंसेप्ट यहाँ पे बेसिकली वो कंसेप्ट का यूज़ सही तरीके से हुआ नहीं, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा थी तो सिंपली इग्नोर आ गया। बट वैल्यू कम होती, ज़्यादा होती, क्या होता, सब पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो वो चीज़ आपके पास में कंप्लीट होगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ज़रा। कहता है पॉइंट नंबर 3 पे, एक स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करी गई है। कहता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो 3 लाख है। मतलब कोई कंपनी है जिन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और उसकी कॉस्ट निकल के आई 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़। कहता है ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइज हुआ है हैड मेड प्रेजेंटेशन टू डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स को यहाँ पे लगा कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट, वो इंक्रीज हो जाएगा 5 लाख रुपए से। मतलब 5 लाख रुपए का फ़ायदा मिल सकता है। तो खर्चा 3 लाख का हुआ है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो डायरेक्टर को लग रहा है वो 5 लाख लग रहा है। तो कहता है क्या इसे कैपिटलाइज करेंगे, तो इस पे तो मैंने बेसिकली आपको लेक्चर नंबर 1 में ही फर्स्ट आपके पास में पेज में ही वो कंसेप्ट लिखवा है कि स्टाफ ट्रेनिंग कभी कैपिटलाइज नहीं होगी, वो पीएनएल में जाएगी, एक्सेप्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करी गई, नहीं करी गई इसका मतलब वो नहीं होगा, वो पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मुझे लिख देना है पीएनएल, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो सर कैपिटलाइज की बात करें तो सिर्फ सेकंड पॉइंट में 50,000 ही हुआ है, उसके अलावा कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में नहीं गई है, ठीक है। तो एक बार सॉल्यूशन भी देखिए मेरे साथ। सॉल्यूशन में क्या लिखा गया है देखिए। कहता है कि सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बात करी गई, तो एडवर्टाइजमेंट तो कभी कैपिटलाइज होना ही नहीं था, ठीक है। तो वो सिंपली कहाँ जाना है सर, पीएनएल में जाना है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, इनोग्रेशन हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया, कभी कैपिटलाइज नहीं होते, ऑलवेज पीएनएल में आपके पास में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, 1.5 लाख का खर्चा किया था, याद करिए। 1 लाख रुपए तो कहता है कि टेक्निकल विजिबिलिटी थी ही नहीं, तो उसे कंसिडर करेंगे सर, नहीं, वो पीएनएल में जाएगा। और 50,000 वो आपके पास में कैपिटलाइज होगा। तो यहाँ पे वही कही गई है बात। कहता है कि 50,000 रुपीज़ जो है वो आपके पास में कैपिटलाइज होगा। बट सर प्रायर, मतलब कि 1 लाख रुपए, वो जो प्रायर टू 13 सितंबर था, वो सर वो पीएनएल में जाएगा, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग। कहता है ट्रेनिंग तो कभी आपके पास में कैपिटलाइज होनी ही नहीं थी, उसका एक एक्सेप्शन था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, बट उसकी कोई बात नहीं करी गई, इसका मतलब वो भी कहाँ पे जाएगा सर, पीएनएल में। तो कहता है कि नॉट अंडर कंट्रोल, और उसकी वजह से आपके पास में उसे क्या करेंगे सर, पीएनएल में डालेंगे। नॉट अंडर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज़। अब जब नहीं है तो कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक है। इनटेंजिबल असेट का डेफिनेशन याद आ रहा होगा, पॉइंट नंबर 4, मैंने आपको बहुत ध्यान से पढ़ाया था ट्रेनिंग पे ये एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहता है देखिए ज़रा। कहता है कि सर एक्सपेंडिचर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस स्टार्ट किया है, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया है, जिसकी एक्सपेंडिचर की डिटेल आपको दी गई है। वैसे ईयर दिए रखा है 2001 टू। कहते हैं कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का खर्चा 2700 है, ठीक है। और उसके बाद जनवरी से आपके पास में मार्च तक का खर्चा 900 है।
ये भी ठीक है। तो टोटल आपने खर्चा किया कितना है, 3600। ठीक है, टोटल आपने खर्चा कितना किया है, 3600। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया है? कहते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो मीट करती है इंटेंजिबल असेट की रिकग्निशन को। तो ये तो और भी बढ़िया है। कहते हैं कि वो खुद कह रहा है कि इंटेंजिबल असेट की जो भी आपके पास में कंडीशन है, प्रोडक्शन प्रोसेस ने उसे मीट कर लिया। जब मीट कर ही लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कैपिटलाइज करिए। बट आगे वर्ड क्या लिखा है पूरा समझना पड़ेगा। कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द intangible asset recognition criteria for development on 1st Jan 2002। 1st Jan 2002 से मेट किया है, मतलब उससे पहले का खर्चा सर पीएनएल में जाएगा। तो जरा ऊपर आइए, जरा क्वेश्चन में ऊपर आइए। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, जरा यहाँ पे 1 जनवरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 जनवरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब उसके बाद का खर्चा तो कैपिटलाइज होगा, लेकिन उससे पहले का खर्चा क्या है सर, पीएनएल। तो 2700 कहाँ जाएगा सर, पीएनएल में, पीएनएल। और 900 का खर्चा कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज। इतनी बात हमें अभी समझ आती है, आगे पढ़ने से देखते हैं कि और क्या चीज़ें क्लियर होती है। अब देखिए, अमाउंट एस्टिमेटेड टू रिकवरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अमाउंट रिकवरेबल लिखा है इज 1000, अमाउंट रिकवरेबल इज 1000। तो ये जैसे ही रिकवरेबल वर्ड मुझे दिखा, मैंने तुरंत सबसे पहले एक काम किया, ये रिकवरेबल को हाईलाइट किया, रिकवरेबल वर्ड को अंडरलाइन किया, और कहीं साइड में मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी कि ये कंसेप्ट ऑफ कौन सा है सर, इम्पेयरमेंट लॉस। ये जो आपके पास में कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है। तो ये मुझे ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने लिख लिया कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ और अपना जो ये रिवैल्यूएशन मॉडल है वो अपना ना दूँ। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से स्टूडेंट सॉल्व करके आ जाते हैं कि हाँ 1000 रुपये है तो वैल्यू बढ़ा दो, और रिवैल्यूएशन सरप्लस और पीएनएल कुछ भी करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि वापस से जब सॉल्व करेंगे, ये तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तब वापस से भूल जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है जो यहाँ पे लिखी गई है। कहता है कि वो कंसेप्ट ऑफ क्या है सर, इम्पेयरमेंट लॉस, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये पॉइंट हमें नहीं भूलना है बस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया है। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए तो सारा चीज़ कैपिटलाइज होता है सर, आंसर इज यस। ठीक है, कुछ कंडीशन थी, लेकिन अगर नहीं भी बताई गई है, सिर्फ इतना कहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद कहा है डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो वो इम्प्लाइड माना जाता है कि कैपिटलाइज होगा। रिसर्च फेज होता तो वो पीएनएल। तो कहता है कि डेवलपमेंट आपके पास में एक्सपेंडिचर है, बट ईयर दे रखा है 2002-3 है, वो कितना है 6000। और कहता है असेट बॉट इनटू यूज, असेट ब्रॉट इनटू यूज का मतलब होता है रेडी टू यूज, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। ब्रॉट इनटू यूज का मतलब होता है कि असेट रेडी टू यूज कब हुआ है, 31 मार्च 2003, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। 2002-3 अगर हमारा ईयर है तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर असेट रेडी टू यूज लिखा है। और यूजफुल लाइफ आपको कहता है कि 6 साल की है, 6 ईयर। तो सर ये वर्ड देने का क्या मतलब है कि ब्रॉट इनटू यूज 31 मार्च 2003, इसलिए क्योंकि आपको वो कहना चाहता है कि सर अमर्टाइजेशन का कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि असेट रेडी टू यूज एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, तो अमर्टाइजेशन लगेगा ही नहीं। कैसे कैलकुलेट करोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में ये स्टार्ट हुआ है, रेडी टू यूज हुआ है, और यहाँ पे आपके पास में डेप्रिसिएशन या फिर अमर्टाइजेशन कब से लगता है, जब असेट रेडी टू यूज हो तब से। तो ये रेडी टू यूज तो एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, मतलब कि कोई अमर्टाइजेशन नहीं होगा, ज़ीरो है अमाउंट। ठीक है, तो बस आपके पास में एक तरीके से
यहाँ पे ध्यान रहे, SLM बेसिस WDV लगा के मत आ जाना। क्लियरली आपको बताया कि लगेगा ही नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर असेट रेडी टू यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट एट 31 मार्च 2002, एट 31 मार्च 2003, दोनों साल की आपको कैरिंग अमाउंट वो पूछ रहा है। और वो भी पूछ रहा है कि सर PNL में 2001-2 में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है। एट द 31 मार्च 2004, अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फॉर प्रोसेस 5,000 है। अगेन रिकवरेबल वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। तो दो जगह रिकवरेबल वर्ड दिखा है, एक तो यहाँ पे ऊपर आपके पास में, और एक यहाँ पे रिकवरेबल वर्ड दिखा है। ठीक है। तो दो जगह हमें यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट दिखा है। तो इम्पेयरमेंट लॉस का आपके पास में 2 बार कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, ओके जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसे सॉल्यूशन करना है बस। तो आ जाइए सॉल्यूशन में एक बार के लिए। इसे तो अच्छे से लिख के हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, आ जाइए। मैं यहाँ पे शॉर्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मतलब समझने के लिए सिर्फ। ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आपके पास में ऐसे मॉड्यूल में है, वही आप फॉलो कर सकते हैं। कहते हैं शॉर्ट सॉल्यूशन, कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ आपके पास में कितना सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, सबसे पहली बात जो मैंने आपको क्लियर करवा दी सर, कहते हैं कि सर आपके पास में जो 2700 का खर्चा था वो क्लियरली उन्होंने बता रखा था कि PNL में जाएगा। शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है। बाकी हेडिंग वगैरह लिखना होता है कि 2700 क्या है, सारी चीज़ें। इसके बाद कहता है कि सर जो 900 का खर्चा था वो कहाँ पे जाएगा सर, कैपिटलाइज होगा। उसने क्लियरली बताया था कैपिटलाइज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि सर ये कंप्लीट होने के बाद असेट की वैल्यू, कैरिंग अमाउंट कितनी मानी जाएगी, मुझे बताइए। अभी अभी तो मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में करवाया सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में ही पढ़ा है ना कि असेट की कैरिंग वैल्यू कितनी मानी जाती है सर, जितनी कैपिटलाइज हुई। तो कहता है असेट की कैरिंग वैल्यू 3600 नहीं मानी जाएगी, 900 मानी जाएगी। और इसके बाद क्वेश्चन ने आपको ये दिया कि सर जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है इस असेट की, उस टाइम की 1000 है। मतलब कि यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट RV 1000 है। मुझे बताइए इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट यहाँ पे क्या बोलता है। कहते हैं कि सर सिंपली इग्नोर करेंगे। क्यों सर इग्नोर करेंगे, क्योंकि असेट की वैल्यू से ज़्यादा रिकवरेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है सर, इग्नोर करना है। ठीक है। अच्छा, इसने पूछा था ये आप ये अपना ईयर कौन सा चल रहा है, ये पहले मैं अभी ईयर की डिस्कशन कर रहा हूँ। कौन सा है सर, एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा था, हाँ ईयर लिखा है 2001-2। तो कहते हैं ईयर आपके पास में क्या है सर, 2001-2। तो इसने क्वेश्चन में लास्ट में ये भी पूछा था कि 31 मार्च 2002 को वैल्यू क्या रहेगी बैलेंस शीट में, PNL में क्या रहेगी वो बताना है। तो वो भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहता है कि सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या वैल्यू दिखेगी और कौन कौन सी चीज़ें दिखेगी वो बता। तो बैलेंस शीट में तो सर एक ही चीज़ दिखने वाली है, क्या सर, कहते हैं नॉन करंट एसेट में आपको ये जो इंटेंजिबल एसेट है वो दिखेगा 900 रुपये में, इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, कोई 3600 मत लिख के आना, जितना कैपिटलाइज होता है उतनी कैरिंग वैल्यू मानी जाती है, मतलब 900। गलती से भी गलती मत करना, इतना पढ़ाने के बाद अगर गलती कर दी इस पॉइंट पे तो क्या फ़ायदा पढ़ाने का। ठीक। बैलेंस शीट में तो इतना ही जाएगा। PNL में क्या जाएगा सर, अच्छा PNL में तो दिखा देता हूँ। कहते हैं कि सर PNL में वैसे लॉस हुआ होता तो जाता, इम्पेयरमेंट लॉस अगर कुछ होता तो जाता, बट यहाँ पे तो इम्पेयरमेंट लॉस है नहीं। तो सिंपली एक ही चीज़ जाएगी, कौन सी, 2700 जो PNL में जाना था वो। ठीक है। जो बेसिकली हम इसे रिसर्च फेज मानते, तो कहते हैं रिसर्च फेज, रिसर्च फेज एक्सपेंस कितना, कहते हैं 2700। लो जी,
ये 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट, जो उसने पूछा था बैलेंस शीट में कितना, पीएनएल में कितना, वो बता दिया, खत्म। इसके बाद ईयर कौन सा आएगा, 2002-3 या 2002-3। कहते हैं कि अगेन इसमें फिर इन्होंने कहा कि हमने डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट करते ही उन्होंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, उसकी बात कर रहा है कि उसमें डेवलपमेंट किया, और ज़्यादा कहता है कि इनकर किया है, और ज़्यादा 6,000 रुपये का खर्चा किया है। तो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट जिसपे 3,600 का ऑलरेडी खर्चा हो चुका था, अब खर्चा और ज़्यादा किया है 6,000 रुपये का। तो कहता है एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर ₹6,000। 6,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्चा इनकर किया। 2,700 का ऑलरेडी किया था, उसके बाद 900 का ऑलरेडी किया था, अब 6,000 का किया है। तो अल्टीमेटली अगर टोटल खर्चा हम देखें तो टोटल खर्चा कितना होता है, 2,700 प्लस 900 प्लस 6,000। तो टोटल आपके पास में वैसे खर्चा देखा जाए तो 9,600 हो रहा है। बैलेंस शीट में इतना दिखना चाहिए था, बट इंडेस 38 ने क्या कहा, जितना कैपिटलाइज हो सकता है उतना ही बैलेंस शीट में दिखेगा। तो कहते हैं सबसे पहले 2,700 हट गया, 2,700 जो है वो पीएनएल में चला गया क्योंकि वो अलाउेबल नहीं था, ठीक है। इसके बाद जो 900 था वो कैपिटलाइज हुआ क्योंकि वो अलाउेबल था, कैपिटलाइज। और कहता है उसके बाद 6,000 का खर्चा किया, वो भी कैपिटलाइज होगा क्योंकि क्लियरली बताया कि वो डेवलपमेंट फेज है, जब डेवलपमेंट फेज है तो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो 2,700 तो हट गया। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिखेगा इस साल, जो 6,000 का खर्चा किया और प्लस ओपनिंग 900, मतलब 6,900 बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है जी। तो कहता है कि सर बैलेंस शीट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते चलते हैं साइड में, जो कि हमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट, और ये बन रही है 31 मार्च 2003। अगेन नॉन करंट असेट दिखाई देगी, इंटेंजिबल असेट नॉन करंट असेट में दिखाई देगा, इंटेंजिबल असेट। अमाउंट कितना दिखाई देगा, 6,000 इस साल का, ओपनिंग 900 था वो 6,900। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि असेट की जो यूजफुल, मतलब कि आपके पास में ब्रॉट इन टू यूज, रेडी टू यूज 31 मार्च है, मतलब अमोर्टाइजेशन आएगा नहीं, अगर आता तो पीएनएल में भी दिखता, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, एट द एंड ऑफ द लाइफ है आपके पास में ईयर 31 मार्च 2003, और वैसे लाइफ 6 साल की है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बस यहाँ पे सिंपल है इतना 6,900। और पीएनएल में अमाउंट क्या दिखेगा, तो कहते हैं पीएनएल के लिए यहाँ पे एक और चीज़ थी, 5,000 रुपीज़ का बेसिकली रिकवरेबल अमाउंट, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो 5,000 रुपीज़ का रिकवरेबल अमाउंट वैसे 31 मार्च 2004 की यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2003 की बात करें तो यहाँ पे और कोई अमाउंट नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ईयर 2003-4, ईयर 2003-4। अब 2003-4 आएगा, इंटेंजिबल असेट, $6,900 ओपनिंग में दिख रहा होगा। अमोर्टाइजेशन आएगा क्या, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करना होगा अगर आ सकता है तो। और
दूसरा दिया है रिकवरेबल वैल्यू। तो 2003-4 के लिए तीन चीज़ें हैं। रिकवरेबल वैल्यू जो क्वेश्चन ने दिया है 5000, जो क्वेश्चन ने दिया है 5000 रुपीज़ 31 मार्च 2004 को 5000। बस एक चीज़ कंफर्म करनी है, अमर्टाइजेशन आएगा क्या। तो अमर्टाइजेशन कहता है कि हमने 31 मार्च 2003 को रेडी टू यूज़ किया है, मतलब 2003 को वो आपके पास में रेडी टू यूज़ हो चुका है, तो तब से डेप्रिसिएशन या फिर हम कहें इंटेंजिबल असेट है तो अमर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करेंगे, तो अमर्टाइजेशन तब से लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपके पास में क्या होगा सर, अमर्टाइजेशन आएगा। कितना, ऑब्वियसली क्वेश्चन ने नहीं कहा है तो एसएलएम बेसिस पे होगा। अगर कोई क्वेश्चन मेथड कहता है तो वो अपनाएंगे, नहीं किया तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट एसएलएम मेथड है, स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड। 6900 वैल्यू है। यूजफुल लाइफ क्वेश्चन ने खुद बताई है 6 ईयर है, तो यहाँ पे 6900 डिवाइड बाई 6 1150 क्या निकल के आया पर एनम अमर्टाइजेशन अमाउंट। अमर्टाइजेशन अमाउंट, ठीक है। तो ये अमर्टाइजेशन का अमाउंट आ गया, 1150 माइनस होगा, और ये 6000 ओपनिंग है, ध्यान रहे। तो बैलेंस शीट में तो क्या दिखता है सर, कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 6900 में से अमर्टाइजेशन माइनस होगा और बैलेंस शीट में दिखेगा। तो अगर हम 31 मार्च 2004 की बैलेंस शीट बनाना चाहें तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनेगी। बैलेंस शीट में हमें दिखेगा नॉन करंट असेट, जिसमें इंटेंजिबल असेट होगा। वैल्यू कितनी, 6900 थी ओपनिंग, अमर्टाइजेशन माइनस करने के बाद दिखाना पड़ेगा 6900 माइनस 1150, तो वैल्यू हो गई 5750। 5750। अब सर पीएनएल भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। पीएनएल में कितना अमाउंट दिखेगा, कहते हैं सबसे पहले पीएनएल में एक चीज़ दिखेगी अमर्टाइजेशन, वो तो कंप्लीट आपके पास में डेप्रिसिएशन का है, अमर्टाइजेशन का है। तो कहते हैं अमर्टाइजेशन कितना सर, 1150, वो तो कंफर्म है। बस एक चीज़ अब बाकी रहती है, वो है इम्पेयरमेंट लॉस। वो कंप्लीट कर दो तो क्वेश्चन खत्म हो जाए। क्या इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट अप्लाई होगा या फिर नहीं, बस यही बताना है। तो सिंपल है, मैंने कहा सर रिकवरेबल वैल्यू का आप किससे कंपैरिजन करते हैं सर, कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू है कितनी सर, 5750 है। मुझे सिंपली बताइए कि असेट की वैल्यू कितनी है, 5750। रिकवरेबल कितनी हो सकती है, 5000। क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट अप्लाई होगा, आंसर इज यस सर, इम्पेयरमेंट लॉस होगा। कितना कितना, कहते हैं 750 का लॉस दिख रहा है, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, बिल्कुल। जर्नल एंट्री क्या होगी, लिखवा चुका हूँ बेसिकली। जर्नल एंट्री सिंपल है, कहता है कि सर लॉस हुआ है, इम्पेयरमेंट आपके पास में लॉस और असेट क्रेडिट कर देंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ठीक है। तो कहते हैं असेट में से वैल्यू 750 माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैंने बैलेंस शीट में ये अमाउंट दिखा दी 5750, ठीक है। इसमें से क्या मुझे 750 माइनस करनी पड़ेगी, आंसर इज यस सर, माइनस करनी पड़ेगी। तो कहते हैं जो वैल्यू मैंने बैलेंस शीट में दिखा रखी है वो गलत हो गई। क्यों, क्योंकि वो कंसेप्ट मैंने अप्लाई नहीं किया ना। अब यहाँ पे आएगा 5000 वैल्यू, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, और 750 जाएगा आपके पास में इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से पीएनएल में। इम्पेयरमेंट लॉस कितना सर, 750। लो जी, कुछ बैलेंस शीट इस तरीके की बनेगी आपके पास में, ठीक है। ये ब्रीफ व्यू में आपको दे रहा हूँ। तो क्या ये चीज़ क्लियर है। तो हर साल की मैंने बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करके दी थी, जैसे क्वेश्चन आपने पूछा, ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट दे दी 31 मार्च 2001 की, सॉरी 1-2 मतलब 31 मार्च 2002। इसके बाद 31 मार्च 2003 मतलब ईयर 2002-3। और इसके बाद 31 मार्च 2004 मतलब कि ईयर 3-4। ठीक है, तो तीनों की बैलेंस शीट पीएनएल मैंने दे दी कि कितनी कितनी अमाउंट जाएगी। इंपॉर्टेंट सिर्फ लास्ट था कि जहाँ पे आपको गलती से भी वो चीज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने रेड मार्किंग में लिखवाया है। ठीक है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, जितना पूछा था उतना बता दिया। ठीक है, तो ज़रा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि ऐसे मॉड्यूल के हिसाब से क्या सॉल्यूशन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए वही तरीके से हमने जैसे दिखाया वैसे ही आपके पास में सॉल्यूशन भी है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले कि 2001-2 की बात करें तो सिंपल था, कहता है कि 2700 जो है वो तो पीएनएल में जाने वाला था। ठीक है, तो वो तो मैंने ऐसे भी बता दिया था। और 900 जो था वो कैपिटलाइज होने वाला था बैलेंस शीट में आपके पास में, तो वो कैपिटलाइज होगा। इतना मैंने बताने के बाद मैंने कहा कि सर इम्पेयरमेंट लॉस वैसे दे रखा है, सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया था रिकवरेबल अमाउंट, वो कितना है सर 1000। अब इसका कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं था, क्यों? क्योंकि बेसिकली वो 900 रुपये जो कैरिंग वैल्यू था उससे ज़्यादा था, तो यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं, नो इम्पेयरमेंट। इसलिए यहाँ पे तो सिंपली हमें क्या करना था सर, इग्नोर, और बैलेंस शीट पीएनएल प्रिपेयर कर दिया, ख़त्म। इसके बाद ईयर आया 2-3 मतलब 31 मार्च 2003 कह सकते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2003 कह सकते हैं। कहते हैं कि सर सीधी सी बात है 900 रुपये तो ओपनिंग दिख रहा था, वो तो आएगा ही आएगा। 6000 आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया था, तो असेट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी सर 6900। क्यों? क्योंकि 6000 तो डेवलपमेंट था, वो तो कैपिटलाइज होना ही होना है, और 900 तो अलाउेबल था पहले से। तो अब असेट की वैल्यू कितनी है सर 6900। तो बैलेंस शीट में उतना दिख गया, उसके अलावा कुछ था नहीं, पीएनएल में वगैरह में जाने वाला नहीं था, क्योंकि अमोर्टाइजेशन था नहीं। असेट रेडी टू यूज एट द एंड ऑफ द ईयर था, इसलिए यहाँ पे अमोर्टाइजेशन का भी कोई कंसेप्ट नहीं था। तो एक ही वैल्यू दिख रही थी वो बैलेंस शीट में 6900, खत्म, और ईयर खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इसके बाद आ गया ईयर 2003-4 मतलब 31 मार्च 2004। कहते हैं कि असेट की ओपनिंग वैल्यू क्या है सर 6900, बैलेंस शीट में यही दिखती, बट एक दिक्कत आ गई। क्या सर? कहते हैं अमोर्टाइजेशन लग गया है 1150 का। हमने कहा ठीक है, अमोर्टाइजेशन चार्ज किया और अमाउंट कितना है 5750। तो ये अमाउंट मैंने बैलेंस शीट में डाल दी कि ये कैरिंग वैल्यू है, ख़त्म। तो जैसे ये बैलेंस शीट में डाली तुरंत एक और दिक्कत आ गई। क्या सर? कहते हैं कि सर रिकवरेबल अमाउंट दिया था, रिकवरेबल अमाउंट दिया था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो तब आई कि ये रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम था। जब कम था तो इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस, और इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 750 का। ठीक है, तो जो मैंने बैलेंस शीट में 5750 लिख दिया था उसे मुझे मिटाना पड़ा, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस लगा है। तो इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से बैलेंस शीट में हमें असेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, जितना लॉस हुआ है उतने से। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? कहते हैं कि 31 मार्च 2004 को बैलेंस शीट में जाएगा केवल और केवल 5000। 750 कहाँ पे जाएगा सर? पीएनएल में। और अमोर्टाइजेशन का अमाउंट कहाँ पे जाएगा सर? पीएनएल में। पीएनएल में दो चीज़ें हैं, ठीक है, वैसे इन लोगों ने बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको प्रिपेयर करके दे दिया कि पीएनएल में दो चीज़ें जानी है। कौन सी? एक ये आपके पास में अमोर्टाइजेशन अमाउंट, और ये 750, दो चीज़ें पीएनएल में जाएगी। क्लियर है? सॉल्यूशन में नहीं दिया है, क्योंकि सॉल्यूशन में बेसिकली उन्होंने सिर्फ इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू पूछी थी, इसलिए इन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। बट एग्जाम में तो पूछ सकते हैं कि सर पीएनएल भी दिखा देना, तो पूछेंगे तो मैंने वैसे भी करवा दिया आपको। ठीक है, तो आपको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन तो सर इसी तरीके से करेंगे जैसे सॉल्यूशन में दिया है। वैसे मैंने जो करवाया और ये दोनों में प्रेजेंटेशन में तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरीके से दिखाइएगा, बस इतना कहना चाहता हूँ। जो मैंने करवाया वो शॉर्ट सॉल्यूशन है आपके पास में। ठीक, अच्छा, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपके पास में सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन बेसिकली।
चलिए एक काम करते हैं, ये जो इसके बाद है आपके पास में है इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर देता हूँ वीडियो पार्ट में, ठीक है। तो इतने से जितने क्वेश्चन करवाए पहले रिवाइज करिए और उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट वीडियो पार्ट आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक से आपके पास में 3 वीडियो पार्ट्स बनेंगे। ये आपके पास में लेक्चर नंबर 4 है आई थिंक, इंडेक्स 38 का। तो 4A, 4B, 4C और D बनेगा, ठीक है। 4A में मैंने आपको बेसिकली वो कंसेप्ट पढ़ा दिया, 4B में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है। और 4C में ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 10 से चलेगा लास्ट इलस्ट्रेशन तक, और D में आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ले लूँगा जितने भी बाकी है, ठीक है। तो टोटल 4 पार्ट बन रहे हैं आपके पास में लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 4A में तो मैंने वो जो कंसेप्ट पढ़ा दिया, B में मैंने इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी, C में इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक हमने पढ़ाया था, वहाँ से स्टार्ट करके लास्ट इलस्ट्रेशन तक पढ़ा दूंगा, और डी आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जितने बाकी है सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 एक ही है, बस अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने बना दिए ताकि आप एक एक करके सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर पाए, कंसेप्ट को रिवाइज कर पाए और धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 को मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके पास में नेक्स्ट लेक्चर की ओर, ठीक है। चलिए।